नमस्ते, मैं हूं रोहित पोखरियाल। भारत एक्सप्रेस पर रात 9 बजे आज से हम नए प्राइम टाइम शो की शुरुआत कर रहे हैं, कर्तव्य पथ, जिसमें हम देश विदेश की बड़ी खबरों को आप तक इस रूप में पहुंचाएंगे जिसमें आपके, सरकार के और विपक्ष के कर्तव्यों की झलक हो, ताकि वो खबरें आपकी सरोकार को ज्यादा फोकस कर सके। क्योंकि कर्तव्य पथ हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष की ताकत देता है। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर आज दोनों गुटों ने मुंबई में अलग अलग रैलियां करके शक्ति प्रदर्शन किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने सायन के पणमुखानंद हॉल में और एकनाथ शिंदे ने गोरेगांव के नेस्को सेंटर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उद्धव गुट ने इस अवसर पर बागी नेताओं को गद्दार करार दिया। ठाकरे ने अपने संबोधन में एकनाथ शिंदे और बागी नेताओं पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने गोरेगांव में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी नीतियों और बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा किया। एक बार फिर बाला साहेब की विरासत कई हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में कभी अपना खासा वजूद रखने वाली शिवसेना का 19 जून को स्थापना दिवस है। ऐसे मौकों पर उसके नेता कार्यकर्ता पार्टी का इतिहास याद करते हैं, पार्टी के उद्देश्य और संकल्पों को उधार देने की बात करते हैं। लेकिन बाला साहब ने जिस पार्टी का गठन किया और उसे अपनी सियासी समझ से उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से देश की राजनीति में उसकी धमक दिखती थी, महाराष्ट्र में सालों तक मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के बड़े चेहरे वाली बाला साहब की वही विरासत आज कई टुकड़ों में बंटी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है और दोनों ने इस मौके पर जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। आज विशेष म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना उद्देशून जमलेल्या माझ्या तर आहातच, पण मला दिलेल्या हिऱ्यापेक्षा मौल्यवान जीवाला जीव देणाऱ्या शिवसैनिक बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, वैसे तो शिवसेना बहुत पहले ही दो फाड़ हो चुकी है, लेकिन अपने स्थापना दिवस पर शुक्रवार 19 जून को एक बार फिर बाला साहब की विरासत एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। पार्टी के दो गुट, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी में विभाजित होने के बाद से दोनों गुट इस दिन मुंबई में अलग अलग स्थानों पर अपना अपना स्थापना दिवस समारोह और रैलियां आयोजित करते हैं। जहां एकनाथ शिंदे गुट का भव्य समारोह मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित किया जाता है। आनंद दिघे यांनी उभी केलेली माणसं आहेत, त्यांच्या तालमीत तयार झालेली माणसं आहेत। वहीं उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना यूबीटी का कार्यक्रम मुंबई के माटुंगा सायन स्थित षणमुखानंद हॉल में मनाया जाता है। दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश होती है। हालांकि आज हालत ये हो गई है कि बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे के पास पहले वाली शिवसेना का पार्टी सिंबल तक नहीं है और एक बार टूटने के बाद अब फिर उद्धव गुट दूसरी बार टूट रही है। उसके 6 सांसदों ने पार्टी से अलग होकर शिंदे गुट के साथ विलय के लिए स्पीकर को पत्र लिखा है। पार्टी ना बचा पाने की टीस पार्टी प्रवक्ता संजय राउत के गुस्से और बागियों के लिए अपशब्द के रूप में निकलते हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से ऐसे बयान आए कि बगावत करने वाले सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में घुसने नहीं दिया जाएगा और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया जाएगा। इन धमकियों और बयानों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बागी सांसदों की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। इस मुद्दे पर सियासत तेज है, जहां शिवसेना यूबीटी ने संसदीय बैठक में शामिल न होने और व्हिप का उल्लंघन करने के कारण स्पीकर ओम बिरला से मिलकर 6 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। वहीं बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे पर तीखा तंज किया है। उनकी दिशा अगर अलग हो रही है, वो लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे। अब तक ये लोग सामने नहीं आए हैं। मुझे मालूम नहीं कहाँ छुप गए हैं। इतने डरपोक लोग हैं जो खुद को शिवसैनिक समझते थे। शिवसैनिक डरपोक नहीं होता इतना। कदाचित अभिषेक बॅनर्जीला आता हेल्मेट घालून जसं पश्चिम बंगालमध्ये फिरण्याची वेळ आली आहे, एक आता हेल्मेट मी आदित्य ठाकरेला पण गिफ्ट पाठवणार आहे।
जहां शिंदे गुट वाली शिवसेना ने पार्टी के 60वें स्थापना दिवस पर मुंबई भर में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के किनारे बैनर, पोस्टर, पार्टी के झंडे और शिवसेना का बाघ चिन्ह प्रदर्शित किया, वहीं यूबीटी गुट ने मुंबई के षणमुखानंद हॉल में जो पोस्टर लगाए हैं उनमें मराठी में नारा लिखा है, राहिले तक कड़वे, गेले तक फड़वे, जिसका हिंदी में मतलब है जो टिके रहे वे सच्चे यानी कट्टर, कड़वे निकले यानी उनकी प्रशंसा है, और जो छोड़कर भाग गए वे बेकार और मतलबी थे यानी पीठ दिखाने वालों की आलोचना की गई है। कभी बाला साहब का मातोश्री मराठी सियासत का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज इसकी चौखट पर एक और बड़ी टूट का संकट खड़ा है। मुंबई से संवाददाता अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कथित आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ऐसी बातें कही जो एक तरफ राम भक्तों को बेहद राहत पहुंचा रही होंगी, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत करने वालों को उन्होंने आड़े हाथों लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच से दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा, लेकिन किसी भी पक्ष के पास अगर कोई सबूत हो तो वो एसआईटी से शेयर करें, सिर्फ रामनगरी को बदनाम करने की नीयत ना रखें। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की कथित गड़बड़ी के आरोपों से जुड़ी खबरें लगातार सुर्खियों में हैं, और इन सब के बीच जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें जिस बात को लेकर सबको इंतजार था वो पूरा हो गया। लोग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की इस मुद्दे पर प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो इस मुद्दे पर आखिर क्या कहते हैं। शुक्रवार को जब सीएम योगी खुद रामनगरी पहुंचे, 245 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, तो इस मौके पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद सामने आने के 17 दिन बाद उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा कि एसआईटी की जांच के जरिए जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन साथ ही कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वालों के बहकावे में लोग कतई ना आए। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितताओं और चोरी की जांच के लिए यूपी सरकार ने 13 जून 2026 को विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया, जो एसआईटी दान में आए जेवर, नकदी और कथित अनियमितताओं से जुड़े हर किरदार और हर दस्तावेज की बारीकी से पड़ताल कर रही है। सीएम योगी ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर ही इस 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने जनता और सभी पक्षों से अपील भी की है कि अगर किसी के पास भी इस मामले से जुड़ा कोई प्रमाण या जानकारी हो तो वो बिना किसी डर के आगे आएं और सीधे एसआईटी को अपने सबूत सौंपें। उनका इशारा साफ है कि सिर्फ सियासी फायदे के लिए कोई भी अयोध्या और राम जन्मभूमि को बदनाम करने की कोशिश ना करे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि अयोध्या का वैश्विक स्तर पर नाम हो। वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मनोज पांडे जी ने जब समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में कहा कि अयोध्या में सभी विधायकों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, हमने प्रस्ताव स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी, कहा नहीं, अयोध्या में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, वे तो बाबर को मानने वाले लोग हैं, वो बाबर की पूजा करने वाले लोग हैं। कैसे? और उन्होंने मनोज पांडे को धिक्कार करके बाहर कर दिया। आज मनोज पांडे हमारी सरकार में मंत्री हैं, एक वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने काम किया। योगी ने विपक्ष के दोहरे चरित्र पर हमला बोलते हुए तंज कसा है कि जो लोग कभी राम भक्तों और कार्यसेवकों पर गोलियां चलवाते थे और कभी अयोध्या नहीं आते थे, वे आज राम भक्ति और पारदर्शिता का उपदेश दे रहे हैं।
हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। सीएम योगी के बयान से राम भक्तों को बहुत राहत मिली होगी, जो ऐसे आरोपों से बेहद आहत महसूस कर रहे थे। वहीं राम मंदिर दान चोरी वाले कथित आरोपों पर हो रही सियासत को भी माकूल जवाब मिला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, समाजवादी पार्टी में टूट के दावों और राजनीतिक बयानबाजी पर भारी सियासी घमासान मचा हुआ है। कई दिनों से समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी या कहें एनडीए का यह घमासान आज और चरम पर पहुंच गया, जब मंत्री ओपी राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी में टूट के दावे किए और सहारा शिवपाल यादव के नाम का लिया। एसपी ने इस पर जबरदस्त पलटवार किया। सवाल यह है कि क्या वाकई अखिलेश की पार्टी टूट की कगार पर है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट के दावों को लेकर घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। एसबी प्रमुख और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी नेताओं के बयानों के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर और बाहर जुबानी जंग बेहद तेज हो गई है। ओपी राजभर का नया और तीखा हमला शिवपाल यादव को लेकर एक दावा है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर दावा किया कि बची हुई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिरकार शिवपाल सिंह यादव ही बनेंगे, क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ी कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने रामगोपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे प्रोफेसर से प्राइमरी के मास्टर बन जाएंगे और शिवपाल यादव इसे हकीकत बनाएंगे। राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व बागी बलिया का एक नेता करेगा। एसपी कार्यालय के एक सम्मेलन में ब्राह्मणों के कथित तिरस्कार से वो आहत है। उधर राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद रुचि वीरा ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को टीएमसी और यूपी को बंगाल ना समझा जाए। देखिए, आपको जो बात मैंने कहा है कि टीएमसी और शिवसेना के बाद नंबर सपा का है। सपा के बहुत से विधायक सांसद दिल्ली सत्ता के साथ रहना चाहते हैं और वो तड़फड़ा रहे हैं। हम तो कई पूर्वांचल के सांसद पिछड़े दलित सामान्य वर्ग को देख रहा हूँ, ये छटपटा रहे हैं। कभी माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ जाकर के सिफारिश कर रहे हैं कि बात करा दो, कभी केशव मौर्य जी के यहाँ जाके बात कर रहे हैं कि हमारी बात करा दो। आज दिल्ली भी तमाम लोगों से संपर्क में है। तो आप देखिएगा ना, अभी ये लोग उछड़ रहे हैं ना, लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता। ओपी राजभर जी को मैं आपके चैनल से भी कहना चाहती हूँ, इतनी गंभीरता से ना लें। वो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। मतलब मुझे कहते हुए कोई वो नहीं है कि मतलब उनको गंभीरता से ना लिया जाए। समाजवादी पार्टी इंटैक्ट है, लामबंद है, अपने नेता की में आस्था रखते हैं, सब लोग नेता के साथ हैं। टीएमसी ना समझा जाए, समाजवादी पार्टी को बंगाल ना समझा जाए, उत्तर प्रदेश को। आने वाले टाइम में सब लोग इसका जवाब देंगे और ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे तो विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि राजभर जी भी संपर्क में समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संपर्क में हैं। तो ये बातें सिर्फ मतलब वो ना की जाएं, इसे गंभीरता से ना लें।
ये बात और है कि समाजवादी पार्टी सांसद रुचि वीरा राजभर के बयान पर पलटवार कर पार्टी के प्रति अपनी वफादारी दिखाती नजर आईं। लेकिन रुचि वीरा भी पार्टी से नाराज बताई जा रही हैं। उन्हें एक राजनीतिक कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए जाने और पोस्टरों से उनकी तस्वीर गायब रखने पर उन्होंने नाराजगी जताई, जिस बात का जिक्र ओपी राजभर ने भी करके तंज किया था। रुचि वीरा ने पार्टी के एक स्थानीय नेता पर गुटबाजी और महिला विरोधी मानसिकता का आरोप भी लगाया और कहा कि उन्हें पार्टी नेतृत्व पर भरोसा है, इसलिए वो इस पूरे मामले की शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष से करेंगी और कार्रवाई की मांग भी करेंगी। इधर योगी सरकार के एक और मंत्री ने अखिलेश की पार्टी को ब्राह्मणों के मुद्दे पर घेरा है। समाजवादी पार्टी को जब चुनाव 5 महीने रह जाते हैं तो क्यों ही ब्राह्मण याद आता है, और चुनाव खत्म होने के बाद एक एक कर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपमानित करती है और हार का ठीकरा उसके ऊपर फोड़ती है। ओम प्रकाश राजभर एक बहुत ही छोटे जहन का, निचले स्तर का इंसान, जिसकी राजनीति में कोई हैसियत नहीं, सिर्फ दलाली करना उसका काम है, वो ये बातें कर रहा है। समाजवादी पार्टी इंटैक्ट है। देखिए, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी अपने एमएलए एमपीज को बंद नहीं किया। बीजेपी के ताबड़तोड़ प्रहार पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने उन सभी दावों को पूरी तरह खारिज किया है जिसमें पार्टी की टूट के दावे किए गए थे। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का पॉलिटिकल माइंड गेम बताते हुए कहा है कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी और हालिया राम मंदिर चंदा विवाद जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये अफवाहें फैला रही है। वार पलटवार अपनी जगह, लेकिन चुनाव आते आते पता चल जाएगा कि किस पार्टी में कितना असंतोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसे PMVBRY कहा जाता है, ये मोदी सरकार की नई योजना है जिसके लाभार्थियों को आज प्रधानमंत्री मोदी ने 2400 करोड़ की डीबीटी की है। सबसे दिलचस्प यह है कि इस योजना की वजह से अब तक 15 लाख नए रोजगार का सृजन हुआ है। आज शाम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने युवाओं और कंपनियों को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत शुक्रवार को 2400 करोड़ की राशि का वितरण किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने युवाओं के साथ संवाद भी किया। पिछले साल लाल किले के प्राचीर से जब पीएम मोदी ने इस योजना की घोषणा की तो देश भर के युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐलान हुआ कि 1 अगस्त 2025 से पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वालों को केंद्र सरकार की ओर से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ में नौकरी देने वाली कंपनियों को भी 3,000 रुपए तक प्रति कर्मचारी हर महीने बोनस मिलेगा। शुक्रवार को विज्ञान भवन से PMVBRY के तहत पीएम ने 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी। यह आर्थिक सहायता उन युवाओं और नियोक्ताओं को दी गई है जिन्हें हाल ही में अपनी पहली नौकरी मिली है और उन्होंने अपने नए कार्यस्थल पर 6 महीने पूरे कर लिए हैं। इस प्रोत्साहन राशि का सीधा लाभ लगभग 15 लाख कर्मचारियों और नियोक्ताओं को मिला है। इस मौके पर पीएम ने लाभार्थी युवाओं को संबोधित करते हुए सरकार की पॉलिसीज बताई। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्राओं को बेहद सफल बताते हुए बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे वैश्विक मंच पर भारत के लिए नए युग की शुरुआत करार दिया है। पार्टी ने कहा कि इन दौरों ने भारत की कूटनीतिक स्थिति, आर्थिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि फ्रांस जैसे देशों ने भारत के डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर डेपा के साथ साझेदारी की है। दुनिया के महत्वपूर्ण देशों की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें
जिस प्रकार से भारत ने अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि नीस और पेरिस में जिस प्रकार समिट हुई, उसमें एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, जिसमें कि कई देशों के साथ जो बायलैटरल टॉक्स थे वो प्रधानमंत्री जी के हुए। फिर भारत इनोवेट्स 2026 समिट हुई और महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें भी समय निकालकर फ्रांस के राष्ट्रपति, जो कि G7 समिट के मुख्य मेजबान थे, उसके बावजूद वो भारत इनोवेट समिट में गए। बीजेपी की प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि दुनिया के शीर्ष नेता भारत को एक भरोसेमंद और प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में देख रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और कर्तव्य पथ में आज मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।